श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अच्छी पारी खेली 36 गेंदों पर 71 रनों की, जिसकी बदौलत पंजाब की टीम ने 265 रनों का टारगेट एक ओवर और एक बॉल शेष रहते ही चेस कर लिया। अगर आपने ये न्यूज़ कल की सुबह अखबार में पढ़ी तो इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर के 2 क्रूशियल कैच छोड़े गए करुण नायर के द्वारा बैक टू बैक, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन के सामने आती है। क्योंकि उस टाइम के ऊपर अगर करुण नायर दोनों में से कोई भी एक कैच पकड़ लेते तो शायद ये जो मैच थी और जो विनिंग स्ट्रीक थी पंजाब किंग्स की, उसे दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही आसानी से तोड़ सकती थी। इस मैच के बारे में बात करें तो भाई बात करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग मशीन्स बॉल डाल रही हैं और जो फील्डर्स हैं वो कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट मीन्स कि इतनी ज़्यादा कैचेस आई लेकिन कोई भी कैच फुलफिल होती नज़र नहीं आई। श्रेयस अय्यर ने खुद एक कैच जरूर पकड़ा, लेकिन जो कैच हाथ में आए, जो लड्डू कैच आए और जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को कैच आए, वो सभी मैचेस के अंदर ड्रॉप हुए, चाहे वो दोपहर वाला मैच हो चाहे वो डे नाइट वाला मैच हो। पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जो कि मैंने कल की प्रीव्यू वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर दिल्ली कल टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करके रन्स ऑन बोर्ड लगाए और वहां से कहना कि लेटर ऑन चेज में दिक्कत आ सकती है, और वो दिक्कत पीबीकेएस को आई भी। लेकिन पीबीकेएस मैच कैसे जीता और दिल्ली इतनी जल्दी जो 264 कैसे बना गया, इसके बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखिए, केएल राहुल, प्रथुम निशंका अच्छा स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन प्रथुम निशंका मुझे लगता नहीं है कि वो आने वाले मैचेस खेलेंगे, क्योंकि अभी मिचेल स्टार्क पहुंच चुके हैं और बाय हुक बाय क्रूक कोई भी इशू होगा तो प्रथुम निशंका ही वो चौथा ओवरसीज होगा जो कि दिल्ली की टीम से बाहर जाएगा और उनकी जगह के ऊपर मिचेल स्टार्क इस टीम को ज्वाइन करेंगे। अब अगर दिल्ली की फास्ट बॉलिंग की बात करोगे तो उसमें से हो सकता है मुकेश कुमार ही जो ऐसा एक गेंदबाज जो टीम से बाहर जाएगा, और यहाँ पे पृथ्वी शॉ या अभिषेक पोगल में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि यहाँ पे अभिषेक पोगल को मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप वैसे कर्टसी टाइप जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है। और अगर पृथ्वी शॉ को मौका मिल गया आने वाले मैचेस में तो ये जो कार्नेज चल रहा है ना, उसको पृथ्वी शॉ कंटिन्यू करता नजर आएगा, क्योंकि वो बंदा भगा पड़ा है आईपीएल में परफॉर्म करने के लिए। अभी बात करते हैं मैच की। जल्दी आउट होते हैं प्रथुम निशंका, उसके बाद दिल्ली पीछे मुड़ के नहीं देखती। जिस तरीके से केएल राहुल का कैच छोड़ा गया 12 रनों के स्कोर पे, शशांक सिंह के द्वारा पहले उन्होंने कैच छोड़ा, उसके बाद 2 बाउंड्रीज छोड़ी, उसके बाद वो हैमस्ट्रिंग उनका खिंच गया, कुछ ऐसा कोई सीन हुआ। देन वो जाके की पॉन्टिंग के पास बैठ गए, फिजियोथेरेपिस्ट ने उनके साथ बात की, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं समझ नहीं आया कि शशांक सिंह का इशू क्या है। इससे पिछले वाला मैच उठा के देखोगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैची छूटे और सिंपल कैची छूटे, ऑलमोस्ट 3 या 4 कैच वहाँ पे छूटे। आज के दिन भी शशांक सिंह ने बहुत ही बड़ा क्रूशियल कैच छोड़ा, पहले 12 रनों के स्कोर पे कैच छोड़ा, उसके बाद एक और कैच छूटा केएल राहुल का। वो एट लास्ट केएल राहुल ने एक इंडियन प्लेयर द्वारा बनाई गई सबसे लंबी पारी खेल कर दिखा दी। 67 बॉल्स में 152 रन बनाए केएल राहुल ने, 16 चौके और 9 छक्के लगाए, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल पारी थी। अगर आपने उस पारी को एंजॉय नहीं किया तो शायद आपको दोबारा इस आईपीएल के अंदर वो पारी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैचेस कभी ड्रॉप नहीं होंगे और विदाउट कैच ड्रॉप जो है बल्लेबाज इतनी लंबी पारी T20 के अंदर खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ से नीतीश राणा जो कि पहले टीम के साथ जुड़े, देन उन्हें ड्रॉप किया गया, फिर दोबारा से उनके ऊपर विश्वास जताया गया, और जब से विश्वास जताया गया है बैक टू बैक दूसरी 50 उन्होंने लगा दी है। हालांकि लग रहा था कि नीतीश राणा यहाँ पे अपनी सेंचुरी करना चाहते थे, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे सेंचुरी करने के लिए, लेकिन वो सेंचुरी कंप्लीट नहीं हो पाई। और 91 के स्कोर के ऊपर श्रेयस अय्यर ने बहुत ही एक्सेप्शनल कैच उनका पकड़ा। वहाँ पे श्रेयस अय्यर भी कहना कि मन ही मन में दुखी थे कि भाई मैंने इसका कैच पकड़ लिया, ये अपनी सेंचुरी करना चाहता था, लेकिन क्रिकेट एक गेम है जो कि आपको खेलनी ही पड़ती है। तो नीतीश राणा यहाँ पे 91 के स्कोर पे आउट होते हैं। डेविड मिलर 3 गेंदों पे 3 रन बनाते हैं, लेकिन जो बैटिंग लास्ट में किया केएल राहुल ने, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात कही थी पिछले साल आईपीएल से पहले कि मेरा यहाँ पे अभी एक ही गोल है कि मैं आईपीएल में परफॉर्म करूँ और किसी तरीके से इंडिया के T20 सेटअप के अंदर वापस आऊँ, क्योंकि 2022 के बाद केएल राहुल को ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय कह दिया गया है और मुझे लगता भी नहीं है कि वो T20 के अंदर अभी आ सकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा जो यंग प्लेयर्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा बेटर जो है परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम में आईपीएल के अंदर। तो केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, 264 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए। बॉलिंग की बात करोगे, अर्शदीप सिंह को 4 में 50 पड़ गए हैं, जेवियर बाटलर को 4 में ऑलमोस्ट 70 रन पड़ गए हैं, मार्को यान से 4 में 45। तो सभी जो गेंदबाज थे सबकी जो एवरेज है वो 10 से ऊपर की है, और जेवियर बाटलर की तो 17 की एवरेज है। और एक ओवर जेवियर बाटलर ने इस तरीके का डाला कि 6 की 6 गेंदों पर ही बाउंड्रीज पड़ी, 2 छक्के थे और 4 चौके थे उस ओवर के अंदर। टोटल 28 रन उस ओवर में जाते हुए नजर आए हमें नीतीश राणा के बल्ले से। जब 265 रनों का टारगेट का स्टार्ट हुआ
तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ पंजाब तेज स्टार्ट करेगी, लेकिन जिस तरीके से पंजाब ने स्टार्ट किया वैसा स्टार्ट अभी तक आईपीएल में मैंने देखा ही नहीं। हालांकि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आज से 2 साल पहले इस तरीके की बल्लेबाजी करते थे, लेकिन चेजिंग के अंदर इस तरीके से परफॉर्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए प्रयास आ गया, प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए ऑलमोस्ट 7 ओवर बल्लेबाजी की, 126 रन बनाए, और उसमें से जो पहले 4 ओवर थे उसमें ये टीम ऑलमोस्ट 84 रन बना चुकी थी और कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। अब माने कि 4 ओवर में 84 रन बना चुके थे, 2.5 ओवर 2.5 ओवर में ऑलमोस्ट जो है ये 60 के आसपास पहुंच चुके थे। वहाँ पे लुंगी एंड गिडी का सर जमीन पे लगता है, कंकशन के चलते दुष्मंता चिमिगा को ऐड किया जाता है, लेकिन ये जो मैच था वो बिल्कुल ही अलग तरीके था। दुष्मंता चिमिगा को ऐड किया गया, गेंदबाजी नहीं करवाएगी, मैं यही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैच चला है, कुछ मैच में बोलने को था ही नहीं। लेटर ऑन आप श्रेयस अय्यर के 2 कैच छोड़ते हैं क्रूशियल पॉइंट के ऊपर। प्रयास आ गया, प्रभसिमरन सिंह बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, खास करके प्रभसिमरन सिंह 26 गेंदों पे 76 रन बनाते हैं, 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से। अब देखिए 26 गेंदें खेली हैं, उसमें से 14 बाउंड्रीज हैं। 14 बाउंड्रीज अगर आप निकाल दोगे तो उनके ऑलमोस्ट जो है 66 रन बनते हैं। इट मीन्स के वो बंदे ने हार्डली 1-2 जो है डॉट बॉल्स खेली हैं, और वो भी एक बॉल वो है जिसमें वो आउट हुए हैं। तो 26 गेंदों पे 76 रन प्रभसिमरन सिंह। कॉर्नरली जल्दी आउट होते हैं, 10 गेंदों पे 17 रन बना के। ये मैच निहाल वडेगा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और निहाल ने यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाया। 15 गेंदों पे 25 रन बनाए, 3 चौके के छक्के की मदद से, और लास्ट में जो शशांक सिंह है उन्होंने विनिंग रन्स यहाँ पे किए। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई थी कि जो लास्ट सीजन में हुआ था सेमीफाइनल मैच के अंदर, शशांक सिंह बिना मैच फिनिश किए आउट हो गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आए थे श्रेयस अय्यर। और जब से ये सीज़न स्टार्ट हुआ है शशांक सिंह के भी रन्स नहीं बने हैं, विकेट निकाली उन्होंने, गेंदबाजी की है, गोल्डन आर्म उन्होंने दिखाई है, लेकिन जो लास्ट मैच के अंदर हुआ 3 कैच ड्रॉप हुए क्रूशियल टाइम के ऊपर, और जो इस मैच के अंदर हुआ स्टार्टिंग में ही कैच ड्रॉप हो गया, बाद में अपने चौके भी छोड़े शशांक सिंह ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे ना, और बीच में जहाँ पे डबल की कॉल थी वहाँ पे भी शशांक सिंह डबल नहीं ले पाए, सिंगल ही लिया उन्होंने। तो वहाँ पे मुझे स्टंप माइक के अंदर ये बात सुनी कि भाई तू आउट हो जा, तू आउट हो जा। इट मीन्स के उसके बाद जो बाउंड्रीज लगाए शशांक सिंह ने या श्रेयस अय्यर ने, उन्होंने आपस में आगे कोई बातचीत भी नहीं की। तो अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, बीच में कोई बाउंड्री आती है, बीच में ब्रेक आती है, तो उन दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है। लेकिन उस समय के ऊपर ना ही शशांक सिंह आ गए थे। शशांक सिंह ये नहीं है कि वो आना नहीं चाहते थे, ये लग रहा था कि श्रेयस अय्यर बात नहीं करना चाहते शशांक सिंह से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो जेन्युइन भी है, क्योंकि शशांक सिंह शायद मुझे लगता है थोड़ा मेंटली अपसेट है, या फिर मेंटली अपसेट, मैं ये नहीं कहेगा कि मेंटली अपसेट, इट मीन्स के अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो शायद उसके कारण उनका माइंड अभी जो है प्रॉपर गेम में नहीं लग पाएगा, प्रॉपर वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं दुख जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहा था शशांक सिंह को। तो यहाँ पे शशांक सिंह पंजाब का अभिन्न अंग रहे हैं, और जो पंजाब का ये एकदम से नया रूप सामने आया है उसमें शशांक सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। लास्ट 2 सीजन से शशांक सिंह ने बिल्कुल अपना ब्लड एंड स्वेट दोनों दिया है इस टीम को। तो शशांक सिंह टाइम अच्छा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन लेटर ऑन मैचेस में शशांक आपको परफॉर्म करता नजर आएगा। इस मैच के अंदर दोनों टीमों ने कैचे छोड़े, लेकिन श्रेयस अय्यर का जज्बा और श्रेयस अय्यर के इस आर्मी ने इस स्कोर को चेस कर दिया। अगर कहीं ये स्कोर चेस ना होता तो शशांक सिंह की और ज़्यादा शामत आ सकती थी। तो यहाँ पे डीसी इस मैच को जीतना चाहिए था। करुण नायर को बैक टू बैक 2 कैच नहीं छोड़ने चाहिए थे, अगर वो दोनों कैच हो जाते तो शायद कहीं ना कहीं इस मैच का रिजल्ट चेंज हो सकता था। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आपने सुना होगा कि जब लास्ट बार एनकाउंटर हुआ था इन दोनों टीम्स का, तो वहाँ पे प्रफुल्ल हिंगे जो कि पहली बार अपना डेब्यू कर गए थे, उन्होंने पहली गेंद के ऊपर ही वैभव सूर्यवंशी को कैच आउट करवा दिया था। और उस समय जब उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया और ट्रॉफी देने के लिए बुलाया गया, सम्मानित करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं घर से ही सोच के आया था कि मैं इसको पहली बॉल पे आउट करूँगा, और मैंने वो चीज़ की भी, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने कही। और जब इंसान अच्छा परफॉर्म करता है तो वो बताता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी कहीं ना कहीं वो भी लगता है काबू में लिख के लेके आए थे कि जब ये मुझे मेरे सामने बल्लेबाजी करने आएगा, जितनी बॉल्स करने आएगा, मैं उनको सभी बॉल्स पर छक्के लगाऊंगा। जायसवाल ने पहली बॉल पर सिंगल लिया, दूसरी बॉल डॉट जाती है, उसके बाद 4 गेंदों पे 4 छक्के, और वो छक्के कोई नॉर्मल 75-80 मीटर के छक्के नहीं थे, सभी छक्के 90 मीटर के ऊपर के थे, और सभी जगह पे वो छक्के पड़े जो कि वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे को डाले। प्रफुल्ल हिंगे वहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बंदा आउट ऑफ माइंड ही चला गया कि भाई ये मुझे करना क्या है। उसके बाद जल्दी वो जो है गेंदबाजी में वापस नहीं आया। हालांकि लेटर ऑन लास्ट ओवर में उसने 2 विकेट्स भी निकाली, अच्छी गेंदबाजी की लास्ट में, लेकिन इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बदला लेंगे ये मेरे माइंड में नहीं था। तो इस मैच के अंदर टॉस जो था वो जीता था जी सनराइजर्स हैदराबाद ने, बॉलिंग करने का निर्णय लिया था,
उनके कप्तान पैट कमिंस जो है वापस आ चुके हैं और जो अपनी गद्दी है कप्तानी की उसे वापस ले चुके हैं। ये टीम अभी अच्छा कर गई है। राजस्थान 228 रन बनाता है, इसमें वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों पे 103 रनों की पारी खेलते हैं, 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से। और जो इससे पहले का रिकॉर्ड था वो भी वैभव सूर्यवंशी के नाम था, 11 छक्के लगाने का एक पारी के अंदर राजस्थान की तरफ से, और वो रिकॉर्ड उन्होंने दोबारा से तोड़ दिया 12 छक्के लगा के केवल 37 गेंदों में। ध्रुव जुरैल ने आज नीचे से सब परफॉर्म किया, 35 गेंदों पे 51 रन बनाए, 8 चौके एक छक्के की मदद से। लेकिन इशू वही सामने आता है, जब तक ये टीम का टॉप ऑर्डर में से कोई बल्लेबाज नहीं चलेगा ये बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि लेटर ऑन आप देखो इस टीम का स्कोर था 14 ओवर में 170 रन, और आखिर के जो 6 ओवर हैं उन 6 ओवर में इस टीम ने मात्र 58 रन बनाए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लो बन गया इस टीम के लिए। क्योंकि इस टीम के पास रियान पराग मौजूद थे, डोनोवान फरेरा ने अच्छी पारी खेली 16 गेंदों में 33 रन की, शुभमन हटमायर फिर से वही काम रहा, रविंद्र जडेजा इतनी बॉल्स नहीं मिली। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टीम 245-250 बना सकती थी, और 245-250 बनाने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर फॉर्म में चले गए हैं वो इस मैच को पलट भी देते गेंदबाजी करके। लेकिन पहले तो अब शॉर्ट हो गए, लास्ट 5 ओवर में केवल जो है 44 रन बने हैं। हेटमायर का सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, क्योंकि हेड के बल्ले पे बॉल लग नहीं रहा, और ये केवल इस सीज़न की बात नहीं है, ये लास्ट सीजन से चलता आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी डोनोवान फरेरा का ऊपर भेजा गया है। मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे ये टीम डोनोवान फरेरा को ही एज अ फिनिशर देखने लग जाएगी, और हेटी का सोचना पड़ेगा इस टीम को। हालांकि अभी भी ये टीम हेटी के साथ जुड़ी हुई है। जब मैच स्टार्ट हुआ ट्रेविस हेड का पहली बॉल के ऊपर आउटसाइड एज लगता है और ध्रुव जुरैल जो है कैच छोड़ देते हैं, लेकिन मैच की पहले ओवर की ही लास्ट बॉल पे ट्रेविस हेड का दोबारा से आउटसाइड एज लगता है और वहाँ पे अच्छा कैच लपक लिया जाता है। इट मीन्स के पहले ओवर में एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर विकेट निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों ने इस तरीके से पीटा है राजस्थान रॉयल्स को कि वो कभी मैच के अंदर दिखे ही नहीं। इन दोनों ने जब दूसरे विकेट के लिए 55 बॉल्स में ऑलमोस्ट 132 रनों की पार्टनरशिप की है, जो कि बहुत ही तेज गति से हुई, और जितने गेंदबाज आते गए सब पिटते गए, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो बचा हो। जोफ्रा आर्चर 4 में 34, 2 विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर गए हैं। नादिर बर्गर 3.5 में 50, देश पांडे 3 में 43, ब्रिजेश शर्मा 4 में 44 रन, 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी है। लेकिन जो यहाँ पे मेजर ड्रॉप दिखा वो ये दिखा कि ना ही जडेजा के ऊपर विश्वास दिखाया गया, ना ही रवि बिश्नोई के ऊपर विश्वास दिखाया गया। जो पहले गेंदबाजी करने आए वो रियान पराग आ गए, 1 ओवर में उन्होंने 12 रन खाए। डोनोवान फरेरा आए, 1 ओवर में 14 रन खाए, लेकिन जो प्रॉपर गेंदबाज थे उनको गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, चाहे वो रवि बिश्नोई हो चाहे वो रविंद्र जडेजा हो। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने पीटा था सलील अरोड़ा को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रियान पराग के माइंड में आया होगा कि शायद मुझे यहाँ पे स्पिनर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इस विकेट के ऊपर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। लेकिन ये जो सवाई मानसिंह का स्टेडियम है, जयपुर का स्टेडियम है, ये थोड़ा बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे छक्के लगाने के लिए जो चाहिए होता है। तो अगर आप रवि बिश्नोई या जडेजा को एंड से कंटिन्यू रखते तो शायद इस मैच का डिसीजन कुछ और निकल सकता था। हेनरिक क्लासन ने लास्ट में बहुत अच्छी पारी खेली, 24 गेंदों पर 29 रनों की। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया 18 बॉल्स में 36 रन बना के, और ये टीम ने 18.5 ओवर में 229 रनों का टारगेट चेज कर लिया, जो कि आज से अगर आप 4-5 साल पहले बात करते तो कोई 70 मैचों में से 2-3 मैच होते हैं जिसमें इतना बड़ा टारगेट जो है चेज होता है। तो यहाँ पे जो आज के ये दोनों मैचेस थे सैटरडे के, दोनों ही हाई स्कोरिंग मैचेस थे। दोनों ही मैचों में सिमिलैरिटी ये थी कि चारों ही टीमों ने कैची छोड़े हैं। ये नहीं आप कह सकते कि एक टीम ने अच्छी गेंदबाजी की है या एक टीम ने बढ़िया फील्डिंग की है, सभी ने गंदी गेंदबाजी की है, सभी ने कैची छोड़े हैं, और जिसने कम कैच छोड़े हैं वो इस मैच को जीतने में कामयाब रही है। तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद मैच को जीत चुकी है, और इसके साथ ही वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, 8 में से 5 जीत। दूसरी टीम की बात करोगे PBKS वो ऑलरेडी पहले नंबर मौजूद है, तो 7 में से 6 जीत हैं, उनके 13 पॉइंट हो चुके हैं, एक बेनतीजा मुकाबला उनका रहा है। यहाँ पे राजस्थान जो है नीचे गिर चुकी है चौथे पॉइंट पे, 8 में से 5 जीत, और DC 7 में से 3 जीत के साथ छठे नंबर पे ही मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पॉइंट्स टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुका है, और अब जो मैच होंगे वो रिवर्स फिक्चर होंगे। इट मीन्स के जिनके मैचेस पहले जिन टीमों से हो चुके हैं अब दोबारा से वो उन टीमों के साथ खेलेगी। तो यहाँ पे अभी देखना है कि अगर वो टीम्स बदला ले लेती हैं जो कि पहले मैच में हारी थी, दूसरी बार जीत जाती हैं, तो ये पॉइंट्स टेबल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी के टाइम में जो 4 नंबर तक है 1 2 3 4 उनकी पोजीशन तो सेटल नज़र आती है, लेकिन जो 5 से लेकर 10 तक है उसमें अभी CSK सबसे ज़्यादा आगे चल गई है, जो कि देख के मुझे बहुत खुशी हो गई है कि CSK वापसी कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी मोस्ट पॉसिबली कल का मैच खेल सकते हैं। कल का मैच जो CSK का है वो है गुजरात टाइटन के साथ। गुजरात टाइटन के साथ CSK का मैच चेन्नई के अंदर, वो भी दोपहर में। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी चेन्नई के पास नहीं हो सकती।
गुजरात टाइटंस को हराने के लिए। चेन्नई टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करे, रन्स ऑन बोर्ड लगाए, 180 190 रन भी अगर बोर्ड पे लगते हैं, देन स्पिन गेंदबाजी लेके आओ, वहाँ पे गुजरात टाइटंस को पकड़ सकते हैं। ऊपर से शुभमन गिल, साई सुदर्शन को आपने पकड़ना है, जॉस बटलर भी फंसेंगे और नीचे जितनी उनकी बल्लेबाजी है वो सभी स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मौका है कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगर गुजरात टाइटन पहले बल्लेबाजी करता है तो चेन्नई उनको 140 150 पे भी रोक सकती है, क्योंकि अभी जो चेन्नई का जो बैटिंग का चीज़ है वो तो संजू सैमसन ने प्रॉपर संभाला हुआ है, लेकिन जो गेंदबाजी है वो भी बेटर होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस मैच के अंदर मैं चाहता हूँ चेन्नई सुपर किंग्स जीते, लेकिन गुजरात के लिए भी ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गुजरात है वो भी 7 में से केवल 3 ही मैच जीते हैं, लेकिन जो नेट रन रेट है वो इस समय गुजरात टाइटंस का नेगेटिव में है। तो यहाँ पे देखना होगा कि इस मैच के अंदर कल क्या होता है। होप सो ये हो कि जो कैचेस हैं और जो फील्डिंग का प्रदर्शन है वो थोड़ा बेटर हो सके। दूसरे मैच की बात करेंगे, लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये है लोअर द टेबल के लिए। यहाँ पे अभी तक केकेआर एक ही मैच जीता, उनके 3 पॉइंट्स हैं। एलएसजी 2 मैच जीता है, उनके 4 पॉइंट्स हैं। तो जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो जरूर अपनी जगह बदलेगी। अगर एलएसजी इस मैच को जीत जाती है तो उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ सकती है। अगर केकेआर इस मैच को जीतती है तो एलएसजी को नंबर 10 पे ले जाएगी और खुद जो है नंबर 9 पे आके काबिज हो जाएगी। तो यहाँ पे केकेआर के लिए कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। क्या टीम होगी नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते। मतीशा पथिगाना टीम के साथ जुड़ चुके हैं, हो सकता है कल वो खेलते नजर आए। दूसरी तरफ बात करेंगे एलएसजी की, टीम बिल्कुल ठीक है, बॉलिंग बिल्कुल ठीक है, बल्लेबाजी बिल्कुल ठीक है। इशू है निकलस पूरन का, जो कि रन्स नहीं बना पा गए। उनके चक्कर में एडन मार्करम नीचे जाते हैं, जो कि ओपनिंग में अच्छा परफॉर्म कर गए थे, तो उनका काम भी खत्म हो गया। और जो आयुष बुडोंडी नीचे बैटिंग अच्छी कर गए थे, उनका ओपनिंग में आ गया, उनका भी काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कल के दिन निकलस पूरन को ड्रॉप किया जाता है। कोई जो लास्ट उम्मीद है कि हम अगर एक मैच जीते तो ऊपर जा सकते हैं, क्या एलएसजी उस चीज़ को यूज़ करता है कि नहीं करता। और जो आज हमें देखने को मिला है कैच ड्रॉप का सिस्टम, क्या वो कल होता है या फिर नहीं होता। आपके इसके बारे में क्या राय है। मुझे लगता है कि सीएसके और जीटी वाले मैच में सीएसके जीतनी चाहिए और एलएसजी वर्सेस केकेआर वाले मैच में केकेआर जीतनी चाहिए। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट के नीचे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई दूसरी टीम जीतने वाली है तो वो भी मुझे आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।